बेल्ट बांध लो दोस्तों, आप F1 के लिए जज्बा पर ट्यून हो गए हैं और आज हम फेरारी के टीम प्रिंसिपल फ्रेड वासर के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वासर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कई प्रतिभाएं हैं। क्या उन्होंने फॉर्मूला 1 में काफी सफर किया है ना? आपने ठीक बता दिया है विलियम। उन्होंने फॉर्मूला 1 में अपने समय को वॉशिंग मशीन में होने के समान तुलना की है। यह तो सचमुच एक राइड है। सॉबेर से फेरारी तक उन्होंने निश्चित रूप से एक तूफानी अनुभव रखा है। बिल्कुल सही दोस्त। और यह ना भूलें, उनका पहला संपर्क फेरारी के साथ पिछले साल के अबू धाबी ग्रां प्री के बाद हुआ था। यह तो महारानी के साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने के समान है। और उन्हें तय करने में 24 घंटे लग गए। दबाव के बारे में बात करो। अब चलते हैं ड्राइवर्स की ओर। उनके पास चार्ल्स लेक्लर्क और कार्लोस साइंज हैं। काफी गतिशील दोस्ताना जोड़ी है, क्या आप कहेंगे? बिल्कुल। उन्होंने लेक्लर्क के साथ काम करने के बाद से उन्हें पकड़ा हुआ देखा है, जब वे दोनों ने 2018 में आपस में काम किया था। और वहां कार्लोस साइंज भी है। वासर ये मानते हैं कि उनमें तकनीकी ज्ञान और परिपक्वता का सही संतुलन है। वह इसे परिपूर्ण समझते हैं। उनका कहने में दम है। जॉर्ज, साइंज और लेक्लर्क दोनों ही फेरारी के भविष्य को आकार देने के लिए आदर्श मिश्रण लगते हैं। भविष्य को आकार देने की बात करते हुए वासर ने फेरारी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। वे यह कहते हैं कि वे वहां नहीं हैं जहां वे चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक योजना है। और उस योजना में उन्हें अपने खेल के हर एक पहलू को सुधारना है। उन्हें कार का बेहतर उपयोग करना होगा और हमेशा अगले दिन बेहतर करने का प्रयास करना होगा। और उस सब समय फेरारी की जिम्मेदारी में होने के भारी दबाव के तहत शांत रहना, वही है वास्तविक उत्साह। वासर के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं है, यह एक दौड़ है। और टिफोसी की प्रोत्साहना के साथ फेरारी वापस आने और बेहतर परिणाम हासिल करने का लक्ष्य रख रही है। तो ये रहा दोस्तों, फ्रेड वासर, एक मिशन पर चलने वाले आदमी। अगले मोन्जा रेस के साथ फेरारी की घरेलू रेस। उन्हें यह योजना है कि वे प्रांसिंग हॉर्स को विजय की ओर दौड़ाएं। फॉर्मूला 1 में उनकी यात्रा सिर्फ एक रेसिंग की कहानी नहीं है। यह एक संयम, जुनून और उत्कृष्टता की अटूट पीढ़ी की कहानी है। नमस्ते पेट्रोल हेड्स और स्पीडस्टर्स। यहाँ जॉर्ज स्टीयरिंग पर हैं और साथ में बैठे हैं हमारे एस कमेंटेटर विलियम टर्नर। यहाँ होने पर बहुत खुशी हो रही हूँ जॉर्ज। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि एंजो कहाँ है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह बस एक पिट स्टॉप पर हैं, जबकि हम इस विशेष गुरुवार संस्करण के लिए FON के लिए जज्बा में शामिल हो रहे हैं, जहां हम रेसिंग दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पलों में खुद को डूबते हैं। और हमारे पास आपके लिए कुछ शानदार कहानियां हैं। आपने बिल्कुल सही कहा विलियम। लेकिन हम जाने से पहले कृपया हमारा एक काम करेंगे। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशंस को सक्रिय करें और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में साझा करें। और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे साझा करना न भूलें। यह हमें इस चैनल को चलाए रखने में सहायता करता है। बिल्कुल विलियम। अब आप सोच रहे हो सकते हैं इस विषय को क्यों चुने? ये सरल है। हम मानते हैं कि यह केवल महत्वपूर्ण ही नहीं है, बल्कि किसी भी फॉर्मूला 1 प्रशंसक के लिए पूरी तरह से रोचक है। और अधिक सहमति नहीं हो सकती जॉर्ज। ये सिर्फ रेसों के बारे में नहीं है, ये लोगों, जुनून और इसमें लगी अद्वितीय समर्पण के बारे में है। ठीक है दोस्त, तो क्या आप चाहेंगे एक फॉर्मूला 1 की सबसे बड़ी टीम के अंदर के बारे में और जानें सीधे मुंह से? तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और कुछ अनकही कहानियों, अनन्य दृष्टिकोणों और शायद कुछ आपूर्ति रहस्यों के लिए। धीरे रहिए दोस्तों, क्योंकि हम जल्द ही एक्सेलरेटर को छूने वाले हैं पूरी गति से। मैं सोच सकता हूं कि गहराई में कूदने की तीव्रता कैसी होगी। फ्रेड ने फेरारी के जीवन को एक वॉशिंग मशीन के समान तुलना करके वास्तविक चित्र बनाया है। वास्तव में यह एक स्पिन साइकिल में फेंक दिया जाने जैसा है। मध्य मौसम में शामिल होना, कार का लॉन्च करना, बहरीन में रेस करना, यह एक निरंतर गतिविधि का घूमंड है। और जैसा कि फ्रेड कहते हैं, यह सिर्फ गति ही नहीं, यह जुनून है। फेरारी अन्य टीमों से बिल्कुल अलग है। क्या यह प्रसिद्ध लाल शर्ट इसमें भूमिका निभाता है? हाँ, मुझे लगता है कि शर्ट में अंतर नहीं पैदा होता जॉर्ज। ये टीम को अलग बनाने वाला उसमें डाले गए दिल और आत्मा है। शायद आप सही हो सकते हैं विलियम, लेकिन किसी को यह सोचने से रोकना मुश्किल है, क्या उस प्रसिद्ध लाल शर्ट में गुप्त शक्ति हो सकती है? हाँ। अब चलो अफवाहों के क्षेत्र में न जाएं। ये कुछ रसीली चुगलखोरी के लिए तो हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता क्या? आप सही हैं, सब मजाक में, लेकिन एक गंभीर नोट पर, जो जोश, जो तेजी, वही फॉर्मूला 1 की दुनिया को इतना प्रभावशाली बनाता है। क्या आपको लगता है?
बिल्कुल, ये खेल का हृदय है। यही वजह है कि हम और प्रशंसक बार बार वापस आते हैं। यह अद्भुत है कि फेरारी में भावनात्मक उच्चारों और निम्नांकों की तुलना पहाड़ी श्रृंगों और खाइयों की तरह होती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये निश्चित रूप से एक पहले से ही कठिन पर्यावरण में एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। और ऐसा लगता है कि वासर तूफान में शांति है, भावनात्मक अतिरिक्तताओं को संतुलित करने और सततता बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह कोई आसान काम नहीं है, खासकर जब आप फेरारी जैसी टीम में हैं जो इतने ज्यादा सामने रहती है। और स्पॉटलाइट की बात करते हुए यह देखना बहुत रोचक है कि फेरारी की जुनून उनकी ताकत भी है। उनकी प्रतिक्रिया और प्रेरणा उनके खेल के प्रति प्यार का सबूत है। बिल्कुल, यही उत्कर्ष है जो टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रखता है, चाहे वे किसी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हों। क्या आप याद करते हैं जब वासर ने मजाक के तौर पर स्पीलबर्ग के लिए एक अपग्रेड की मांग की थी और उन्होंने वाकई वह काम कर दिया? बात करो अपनी पूरी ताकत लगाने की। यह बस दिखाता है कि फेरारी में वे सिर्फ अतिरिक्त मील ही नहीं जाते, वे अतिरिक्त किलोमीटर भी जाते हैं। ठहरिए दोस्त, एक छोटा सा पिट स्टॉप लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी यह बातचीत मजेदार पा रहे हैं तो उस लाइक बटन पर क्लिक करना और FAN के लिए जज्बा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह हमें हमारी पहियां घुमाने में मदद करता है और आपको यह उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री बिल्कुल मुफ्त में लाने का काम जारी रखने में मदद करता है। और अगर आपके पास कोई ऐसे दोस्त हैं जो FANs के प्रशंसक हैं तो इसे उनके साथ साझा करें। जब आपके पास दूसरे लोग होते हैं जिनके साथ आप रेस की चर्चा कर सकते हैं तो यह हमेशा मजेदार होता है। बिल्कुल सही। अब यहाँ एक छोटा सा टिडबिट है आप सभी के लिए। हम यहाँ हर दिन दोपहर के 3 बजे और शाम के 7 बजे उपस्थित होते हैं और रेस के वीकेंड पर हमारे पास ऐसे विशेष एपिसोड होते हैं जिन्हें आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल सही। और हमारे विशेष गुरुवार के सुबह के एपिसोड को भी न भूलें, जहां हम कुछ वास्तव में धांसू विषयों में गहराई से जा पहुंचते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब आइए गियर बदलें और मुद्दे पर वापस आएं। फेरारी से कॉल। मैं सोच सकता हूं कि वह कैसा अनुभव होगा। इतनी प्रसिद्ध टीम द्वारा प्रस्तुति मिलना, यह काफी दिलचस्प कहानी लगती है। वास्तव में हर दिन फेरारी ऐसी प्रस्ताविती के साथ आपको कॉल नहीं करती है। ध्यान देने योग्य है कि वासर को ऑनफर को विचार करते समय बहुत भावनात्मक होने से इनकार करने की प्रतिरोध है। यह काफी संतुलित दृष्टिकोण है क्योंकि उन्होंने इस काम के लिए 32 या 33 सालों से काम किया है। यह एक मजबूत बिंदु है। यह एक सतर्क संतुलन है ना, उत्साह को अपने निर्णयों को प्रेरित करने देने के साथ ही अपने विचार को अंधेरे में न ढलने देने की। बिल्कुल, और सोचने के लिए कि इस क्षेत्र में 30 साल से अधिक का अनुभव होने के बाद फेरारी में यह नौकरी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखी जाती है। यह वास्तव में टीम के महत्व के बारे में बहुत कुछ कहता है ना? यह निश्चित रूप से कहता है। मैंने कभी इसे उसी दृष्टिकोण में नहीं सोचा। यह एक अच्छा बिंदु है और निश्चित रूप से विचार करने योग्य है। दिलचस्प है कि वासर ने ऑनफर को विचार करने के लिए पूरे दिन लिया। यहां तक कि यह अवसर कितना महत्वपूर्ण है। उनके परिवार के प्रति समर्पण बहुत प्रशंसनीय है ना? यह निश्चित रूप से है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास एक विकल्प को भी विचार करने लायक है। सॉबर के सामर्थ्यवान भविष्य था और पिछले 5 वर्षों में उन्होंने टीम के साथ काफी संबंध बनाए थे। अरे लेकिन यार, हम फेरारी की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला 1 के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध टीम। निश्चित रूप से यह एक ऐसा अवसर है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। हाँ, हमारे दृष्टिकोण से तो ऐसा लग सकता है, लेकिन ध्यान दें, वासर एक ऐसे आदमी है जिन्होंने पहले अपनी कंपनी बनाई है। उन्हें अपनी पहचान को टीमों पर छापने की आदत है और सॉबर ने उन्हें इसका मौका दिया है। हमेशा की तरह यह एक रोचक दृष्टिकोण है, लेकिन फेरारी जैसे संस्थान का हिस्सा होना, क्या यह और भी बड़ी प्राप्ति नहीं होगी? यह संभव है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें, सॉबर में हर सफलता, हर उपलब्धि उनके अपने नेतृत्व और दृष्टिकोण की प्रमाणित होगी। फेरारी में वह दशकों से बनी एक विरासत में कदम रख रहे हैं। व्यक्तिगत सफलता का अनुभव संभवतः बहुत अलग हो सकता है। मैं समझता हूं आप कहां से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से प्रभावित नहीं हूं। यह तो फेरारी है अंततः। और यह ठीक है दोस्त, हर बात पर पूरी तरह से सहमत होना सामान्य नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि खुले मन से सोचें और विभिन्न दृष्टिकोणों को विचार करें। आप वहां सही हैं। मैं निश्चित रूप से इसके बारे में और सोचूंगा। वासर की यात्रा के बारे में सोचने पर यह बहुत रोचक है। वह खुद को लाल वाइन के साथ तुलना करते हैं जो मौसम के साथ बेहतर होता है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है। बिल्कुल, इस खेल में अनुभव अमूल्य होता है और सॉबर जैसी एक टीम को चलाने का अनुभव निश्चित रूप से उसे फेरारी में एक भूमिका के लिए तैयार कर देता होगा।
मुझे इस विचार से प्यार है कि करियर की प्रगति को एक शानदार वाइन की तरह सोचा जाए। यह वाकई संबद्ध होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यह सिर्फ बढ़ते हुए नहीं है, बल्कि समय के साथ और धनी, पूर्ण और जटिल होने के बारे में भी है। यह वास्तव में एक शानदार रूपक है। यह फॉर्मूला 1 में काम करने की मूल बात को पकड़ता है। खेल हमेशा विकसित हो रहा है, इसलिए अनुकूलित और विकसित होने की क्षमता महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ओंडी के आगमन के बाद सॉबर से आगे बढ़ने का समय सही लग रहा था और उन्हें वे जो कर चुके थे उससे वे संतुष्ट थे। ये एक बहुत मापी गई और परिपक्व दृष्टिकोण है, क्या आप नहीं कहेंगे? बिल्कुल सही। ये जानना कि जब आगे बढ़ने और एक नया अध्याय शुरू करने का समय होता है, तो यह कभी कभी मेहनत करने और मेहनत करने का समय जानने के बराबर महत्वपूर्ण होता है। यह एक स्वयं जागरूकता का स्तर दिखाता है जो काफी प्रशंसनीय है। यह एक उत्कृष्ट बात है। वासर की यात्रा और दृष्टिकोण से विचार करने के लिए निश्चित रूप से बहुत कुछ है। शायद हमें अगली लाल वाइन की थोड़ी अधिक मूल्यांकन करने की भी इच्छा हो सकती है। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है दोस्त। हाँ, ऐसा हो सकता है। वासर द्वारा उठाए गए टीम प्रिंसिपल के विभिन्न पृष्ठभूमि के बारे में एक प्रभावशाली बात है। यह वास्तव में दिखाता है कि इस खेल में सफलता के लिए कोई एकमात्र मार्ग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यह सचमुच मुझे एक बचपन की याद दिलाता है। मैं याद रखता हूँ, जब मैं एक जवान लड़के के रूप में था, तब मैं टीम प्रिंसिपल बनने का सपना देखता था। मुझे हमेशा इस खेल के रणनीति और प्रबंधन के पक्ष में आकर्षित किया जाता था। और अब आप देखिए, फॉर्मूला 1 कमेंट्री में सबसे सम्मानित आवाजों में से एक, ठीक नहीं, एक टीम प्रिंसिपल तो नहीं, लेकिन खेल में जरूर शामिल हैं। हाँ, रास्ता मुझे कहीं अलग ले गया है, लेकिन उत्कृष्ट रूप से बदला है। मुझे शायद पिट स्टॉप की रणनीति नहीं बनानी पड़ रही है, लेकिन मैं रेस के हर विवरण को खोलता हूँ, जिसे मैं पूरी तरह से प्यार करता हूँ। हमें आपके दर्शनों का भी बहुत प्यार है। अब साक्षात्कार पर वापस आते हैं। वासर ने राष्ट्रीयता के सवाल पर भी टिप्पणी की है, जो इटालियन टीम में फ्रांसीसी होने के संबंध में है। उन्हें इसके बारे में काफी संतुलित दिखाई देता है, क्या नहीं? बिल्कुल, उन्हें यह फायदा या हानि के रूप में नहीं देखते हैं, जो उनकी ध्यान शक्ति के बारे में काफी कुछ कहता है। ये उनके मूल के बारे में नहीं है, ये उनकी टीम के लिए क्या ला सकते हैं उसके बारे में है। यह वास्तव में एक अद्भुत दृष्टिकोण है। यह निश्चित रूप से पूरे लाल वाइन के उपमेय में संबंधित होता है, और समय के साथ और धनी और जटिल होने की विचारधारा के साथ। बिल्कुल सही। जैसा कि कहा जाता है, यह सिर्फ अंगूरों के बारे में नहीं है, यह उनके बन जाने वाले वाइन के बारे में है। बहुत अच्छी बात कही है दोस्त। और उसके साथ चलिए हमारे पॉडकास्ट के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला 1 के विकास के बारे में सीधे लोगों की अनुभव करने वालों से सुनना हमेशा प्रबोधक होता है। वासर की बातचीत टॉड के साथ अब और तब के बीच के अंतरों के बारे में काफी सूक्ष्म ज्ञानपूर्ण है। वास्तव में यह पूरी तरह से एक अलग युग है। अजीब बात तो यह है कि मैंने बस कुछ दिन पहले ही 90 के दशक से एक पुरानी रेस देखी थी और प्रौद्योगिकी और रणनीति में अंतर देखकर हैरानी हुई। मैं सोच सकता हूं। मैंने बस पिछले हफ्ते ही एक लेख पढ़ा था जिसमें रेस कार प्रौद्योगिकी में प्रगति के बारे में था। प्रगति वास्तव में आश्चर्यजनक है ना? यह सचमुच है, और प्रगति की बात करते हुए वासर की इतालवी सीखने की प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। भाषा सीखना हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन जब आप फेरारी जैसी एक टीम का संचालन कर रहे होते हैं तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं याद रखता हूं, जब मैंने एक छुट्टी की यात्रा के लिए इतालवी सीखने का प्रयास किया था, वह काफी कठिन कार्य था। आपके बारे में क्या आपने कभी कोई नई भाषा सीखने का प्रयास किया है? मजाकिया बात है, आप पूछ रहे हैं। मैं लॉकडाउन के दौरान स्पेनिश सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक यात्रा रही है, कम से कम इतना कहना है। तो आपको और वासर को आपके संबंधित भाषा सीखने के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। चलिए इंटरव्यू में और गहराई से खुदरा करते हैं। वासर का पहला दिन मारानेल्लो में हम जितना ड्रामेटिक नहीं था, क्या ऐसा था? उन्हें पहले से ही उस स्थान की परिचय की एक अनुभूति थी। सचमुच ऐसा लगता है कि टीम प्रिंसिपल के रूप में बदलना उनके लिए एक चौंकाने वाला अनुभव नहीं था। दबाव के बारे में वह कैसे बात करते हैं, यह दिलचस्प है। उन्हें चाहिए कि फेरारी के इतिहास का बोझ एक अतिरिक्त बोझ न बने, लेकिन स्पष्ट है कि वह अपने आसपास के माहौल में इसे महसूस करते हैं। यह सत्य है। फेरारी के चाहने वालों और समुदाय की ओर से उम्मीदें और जुनून स्पष्ट होते हैं। ऐसी भूमिका में कदम रखना एक अद्वितीय अनुभव होना चाहिए। यह निश्चित रूप से होना चाहिए, और यह तथ्य कि वासर अपने आप पर पर्याप्त दबाव डालते हैं,
बिना किसी बाहरी कारक से अतिरिक्त बोझ की आवश्यकता के बिना उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ दिखाता है, क्या नहीं? बिल्कुल सही। स्पष्ट है कि वह खुद को उच्च मानकों का पालन करते हैं। ऐसे स्वयं लगाए गए दबाव के कारण लोग अक्सर महान काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। सच्ची बातें। अब चलिए वासर के साक्षात्कार से और सुने। फेरारी के चारों ओर वास्तव में जादू का एहसास होता है, क्या नहीं? चैंपियनशिप के बिना भी वर्षों के बाद भी उनके प्रशंसकों के बीच एक गहरी निष्ठा होती है। बेशकीमती। फेरारी की विरासत वैश्विक रूप से प्रशंसकों के साथ संवादित होती है और यही जोश है जो उन्हें आगे बढ़ाता है। और मुझे वासर के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न पसंद है, जिसमें वह एंजो फेरारी से पूछते हैं, क्या आप फेरारी के वर्तमान स्थिति से गर्व महसूस करते हैं? थोड़ा इंतजार करें। यह वास्तव में एक रोचक प्रश्न है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि फेरारी की सफलता केवल रेस जीतों में मापी नहीं जाती है। इस ब्रांड की वैश्विक पहचान और प्रतिष्ठा, उनके द्वारा ऑटोमोटिव उद्योग पर पड़े प्रभाव, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया बात है। और वासर इसे स्वीकार करते हैं कि जबकि एंजो फेरारी को रेस ट्रैक पर बेहतर परिणाम चाहिए हो सकते थे, कंपनी के एक व्यक्ति के रूप में वह शायद फेरारी की वैश्विक छवि पर बहुत गर्व महसूस करेंगे। ठीक है, कंपनी इटली के गर्व का प्रतीक बन गई है और इसका आकर्षण रेस ट्रैक से बहुत आगे तक फैला हुआ है। बहुत अच्छी बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वासर के बारे में अधिक सुने, जो फेरारी को नेतृत्व करने पर अपने विचार रखते हैं। निरंतर सुधार का ध्यान रखना इतना महत्वपूर्ण है ना? वासर का ध्यान आज के बजाय कल को बेहतर करने पर है, जो एंजो फेरारी के तत्वावधान से मेल खाता है कि सबसे अच्छी फेरारी अगली होती है। वास्तव में यह फॉर्मूला 1 जैसे प्रतिस्पर्धापूर्ण खेल में रखने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। संतुष्टि स्थिति में आकस्मिकता हो सकती है। बिल्कुल। और प्रतिस्पर्धा की बात करते हुए वासर द्वारा फेरारी की वर्तमान स्थिति का मुखर आकलन काफी स्पष्ट है। वे मूल रूप से दल के बीच में हैं, कभी कभी अग्रणी होते हैं, कभी कभी पीछे रहते हैं। सच्चाई यह है कि वर्स्टैपेन के अलावा जो अपनी अलग प्रतिष्ठा में हैं, वहां शीर्ष स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले टीमों का एक समूह है और फेरारी उसी में शामिल है। यह खेल में एक स्पष्ट चेतावनी है कि हर छोटी सी सुधार अंतर ला सकती है। हर एक विवरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हाँ, मार्जिन इतने संकुचित हैं कि किसी भी लाभ, चाहे वह कितना ही न्यूनतम क्यों ना हो, संभावित रूप से प्रदर्शन में एक उछाल ला सकता है। लगता है कि वासर ने सही विचार रखा है। हमें बस देखना होगा कि यह ट्रैक पर कैसे खेलता है। चलिए साक्षात्कार जारी रखें। वासर का ध्यान अलग अलग सुधारों पर नहीं है, बल्कि समग्र दृष्टिकोण पर है। इसका मतलब है कि टीम के भीतर एक मानसिकता का निर्माण करना है, जो वर्तमान स्थिति के बावजूद सदैव बेहतरी के लिए प्रयासरत रहती है। बिल्कुल। ये मुझे याद दिलाता है कि मेरे चाचा कुछ ऐसा कहा करते थे, सुधार का कोई समाप्ति रेखा नहीं होती है। महत्व यही है कि यात्रा मायने रखती है, न कि गंतव्य। यह एक शानदार ढंग से कहने का तरीका है। इसके अलावा कठिन समयों के बावजूद टीम की सकारात्मकता और प्रेरणा वासर को प्रशंसा के लायक है। यह उनकी सहनशीलता का प्रमाण है। और यह फॉर्मूला 1 जैसे खेल में महत्वपूर्ण है। सहनशीलता अक्सर एक अच्छी और एक महान टीम के बीच अंतर का कारण बन सकती है। बिल्कुल। लेकिन जब किसी विशेष क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है जिसमें सुधार की आवश्यकता होती है, वासर किसी भी व्यक्ति या किसी विभाग को उठाने से बचते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें टीम में सहायतापूर्ण और दोष मुक्त वातावरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह एक अच्छी नेतृत्व गुण है। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल। यह निश्चित रूप से एक ऐसी गुण है जो सामूहिक विकास पर केंद्रित एक नेता की विशेषता है। चलिए हम वासर के साक्षात्कार में और गहराई से जाएं। तो वासर स्वीकार करते हैं कि इस मौसम में फेरारी ने अपनी पैकेज की संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं किया है। ऐसा लगता है कि टीम के भीतर निरंतर सुधार और विकास पर मजबूत ध्यान है। यह सही है। फॉर्मूला 1 में एक ही स्थान पर रहने की विचारधारा मौत के समान है। यह काफी प्रभावशाली है। यह एक खेल है जहां संतुष्टि न केवल हारे गए रेस की ओर ले जाती है, बल्कि टीम की स्थिति को भी क्षय करती है। बिल्कुल सही। और जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास संरचना के मामले में जीतने के लिए सब कुछ है, तो वासर का जवाब रहस्यमय है। उन्हें यह मान्यता है कि जो कुछ आपके पास है उसके साथ संतुष्ट होना एक गलती है और हमेशा और जगह होती है। यह फॉर्मूला 1 की अद्वितीयता की निरंतरता की प्रमाणित है ना? बिल्कुल सही। कर्मचारियों के मामले में भी वासर का कहना है कि नए प्रतिभा की तलाश न करना पीछे जाने के समान है। यह फॉर्मूला 1 टीम को आगे बढ़ाने में लगातार चक्रवात और परिवर्तन की एक प्रभावशाली झलक है।
वास्तव में इस उच्च दांव वाले और तेजी से विकसित हो रहे खेल में अगले बड़े चीज की खोज कभी नहीं रुकती। चलिए देखते हैं कि वासर और क्या कहते हैं। फॉर्मूला 1 टीम को कर्मचारियों की भर्ती की चुनौतियां विशाल होती हैं। वासर के अनुमान के अनुसार सालाना लगभग 99 कर्मचारियों की हानि होती है। यह एक महत्वपूर्ण संख्या है जिसे पूरा करना होता है। विशेष रूप से जब आप आवश्यक विशेष कौशल सेट को ध्यान में रखते हैं तो यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह ठीक नहीं है कि आप सड़क से किसी को उठा लें। हम यहाँ विशेषज्ञ भूमिकाओं की बात कर रहे हैं। वासर के लिए भर्ती की बात आती है तो वह केवल फॉर्मूला 1 के अंदर ही नहीं देखते हैं, उन्हें मिश्रण में रुचि है। अन्य टीमों से अनुभवी हाथों के साथ, हाँ, लेकिन साथ ही साथ विश्वविद्यालयों और हाई स्कूलों से नया रक्त भी। ये एक स्मार्ट दृष्टिकोण है जो नए दृष्टिकोण लाता है, जबकि अनुभव से ही संभव होने वाली ज्ञान को संभालता है। एक ऐसा सुव्यवस्थित मिश्रण वास्तव में नवाचार को प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल सही। और बात करते हुए ड्राइव करने की, ऐसा लगता है कि अब हम ड्राइवर्स में खुद को डुबकने वाले हैं। पहले नंबर पर चार्ल्स लेक्लर्क हैं। मैं उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि वासर के मुताबिक वह कैसे विकसित हुआ है। हम सभी ऐसे ही हैं। लेक्लर्क एक दिलचस्प प्रतिभा है और किसी से सुनना जो उसे सीधे देखा है, यह काफी सूक्ष्म ज्ञानपूर्ण होगा। और अधिक सुने। जब हम आगे बढ़ें, यहां हमारे सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प टिडबिट है। क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स लेक्लर्क ने फॉर्मूला 1 में पोल पोजीशन सुरक्षित करने वाले इतिहास के दूसरे सबसे युवा ड्राइवर बन गए थे? उन्होंने यह 2019 के बहरीन ग्रां प्री में केवल 21 साल की उम्र में ही प्राप्त किया था। यह एक प्रभावशाली उपलब्धि है। यह एक शुरुआती संकेत है कि इस युवा व्यक्ति में कितनी संभावना है। कौन जानता है कि आने वाले वर्षों में वह कौन से अन्य रिकॉर्ड तोड़ सकता है। केवल समय ही बताएगा। अब चलिए वापस वासर के चार्ल्स लेक्लर्क पर दृष्टिकोण पर लौटें। वासर के दृष्टिकोण पर चार्ल्स के विकास की बात सुरुचिपूर्ण है। उन्होंने चार्ल्स के द्वारा जूनियर सीरीज से फॉर्मूला 1 में हुए बदलाव के चुनौतियों को स्वीकार किया है, जो उन्हें उनके बीते हुए वर्ष द्वारा प्राप्त हुए थे। लेकिन उन्होंने भी मान्यता दी है कि चार्ल्स ने इस परिवर्तन में कितनी अच्छी तरह से अनुकूलन किया है। ऐसा लगता है कि वासर चार्ल्स के फेरारी में जाने को उनके चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा मानते हैं। यह दिलचस्प है कि उन्हें अब चार्ल्स को अधिक परिपक्व और आत्मविश्वासी पाया जाता है, लेकिन वह अपने आप और टीम के प्रति अपनी ईमानदारी को बनाए रखता है। वासर स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाते कि चार्ल्स में कुछ निराशा है, लेकिन उन्हें यह सकारात्मक शक्ति जो उसे प्रेरित करने वाली प्रेरणा का हिस्सा है के रूप में देखते हैं। यह एक रोचक दृष्टिकोण है, क्या नहीं? यह निश्चित रूप से है। फॉर्मूला 1 जैसे प्रतिस्पर्धापूर्ण खेल में सुधार के लिए वह उत्साह के लिए कुछ निराशा की स्तर की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने स्थान से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरणा कम हो सकती है। ठीक है, अब मुझे वासर के विचार सुनने में रुचि है चार्ल्स की सबसे महान गुणवत्ता पर। चलिए उसमें और गहराई से खोजते हैं। वासर वास्तव में चार्ल्स की अपने आप और टीम के साथी के प्रति ईमानदारी को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे इसे विकास करने में एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में देखते हैं। उन्होंने चार्ल्स के रेस इंजीनियर के साथ रेडियो संचार के बारे में भी काफी सकारात्मक ढंग से बात की है। ओह, उसके साथ वह बातें छोड़ दो। स्पष्ट रूप से वासर बस इसे मिठास से चिढ़ा रहे हैं। चार्ल्स को अधिक साहसिक, अधिक निर्णायक होने की जरूरत है। पिटवॉल को शो का नेतृत्व करना चाहिए, ड्राइवर के साथ चाय पार्टी नहीं करनी चाहिए। मैं इससे अधिक असहमत नहीं हो सकता। रणनीति के फोन करने में ड्राइवर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खुली चर्चा में विशाल मूल्य होता है। यह तो टीम स्पोर्ट है अंततः। नहीं दोस्त, वह पूरी बकवास है। फॉर्मूला 1 एक लोकतंत्र नहीं है। ये तेज निर्णयों के बारे में है, समय लेने वाली बातचीतों के बारे में नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसी बात कह रहे हैं। एक ड्राइवर की दृष्टिकोण अमूल्य होती है। मुझे ठंडा होने के लिए कुछ समय चाहिए। कृपया मुझे पानी लाने दें। जब वह चला जाए, चलिए बातचीत करें। सुनने वालों, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा यहाँ का दोस्त अपनी काल्पनिक दुनिया में बहुत उलझा हुआ है। खुली चर्चा, टीम स्पोर्ट, अगला क्या होगा? ड्राइवर्स के संग? उफ, रोश के लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, मैं वापस आ गया हूं। चलिए जारी रखें। हम किस बारे में चर्चा कर रहे थे? वासर निश्चित रूप से टीम विकास में ड्राइवर्स की भूमिका को महत्व देते हैं। उन्हें इसे बहुवचन के रूप में बताने पर जोर दिया जाता है, जैसे कि विकास के लिए कई ड्राइवर्स महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे यह काफी माफ कीजिए बातचीत में रुकावट डालने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि यह वासर की तरफ से एक चतुर चाल है।
एक ऐसे खेल में जहां व्यक्तिगत ड्राइवर्स पर ध्यान केंद्रित होता है, वह टीम के प्रयास की महत्वता को जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ताजगी भरी दृष्टिकोण है। क्या आप सहमत हैं? हाँ, वासर वास्तव में एक ऐसी दृष्टिकोण को मान्यता देते हैं जो टीम में दोनों ड्राइवर्स के महत्व को ध्यान में लेती है। उन्होंने यह भी उभारा है कि ड्राइवर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है न केवल ट्रैक पर, बल्कि टीम के विकास में और उनके द्वारा लाए जा सकने वाले प्रेरणा में भी। और वह संवाददाता के सुझाव पर भी प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे कि वेरस्टापेन रेड बुल या हैमिल्टन मर्सिडीज के रूप में एकल ड्राइवर टीम पर शासित होते हैं। वह अपनी यह मान्यता मजबूती से रखते हैं कि टीमें कई ड्राइवर्स के आसपास विकसित होने पर ही सफल होती हैं। यह एक अच्छा तर्क है। चलिए देखते हैं कि वासर फेरारी के भविष्य और टीम में ड्राइवर्स की भूमिका के बारे में और क्या कहते हैं। वासर अपने तर्क को और मजबूत करते हैं जब वे आज की स्थिति को 5 साल पहले की स्थिति के साथ तुलना करते हैं। आजकल 10 से 12 कारों का एक समूह पहली पंक्ति के लिए संघर्ष कर सकता है। इससे ड्राइवर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या आपको उस बिंदु को बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक उदाहरण देने की क्षमता है? बिल्कुल। क्वालिफाइंग सत्रों के बारे में सोचें। यदि एक ड्राइवर अपने लैप को पूरा कर देता है तो वह पंक्ति में दूसरा स्थान पर खत्म हो सकता है। हालांकि एक एकल गलती से उन्हें 12वें स्थान पर गिरते देखा जा सकता है। यह एक बड़ी तबादला है और इससे ड्राइवर की महत्वपूर्ण भूमिका को परामर्शित किया जाता है। वास्तव में गलती के लिए मार्जिन बहुत पतला होता है। हर निर्णय मायने रखता है। बिल्कुल, लेकिन यह सिर्फ ट्रैक पर प्रदर्शन के बारे में नहीं है। यह उन ड्राइवरों के बारे में भी है जो ट्रैक के बाहर टीम के लिए लाते हैं। वासर ड्राइवरों की क्षमता को मोटिवेट करने, तकनीकी प्रतिक्रिया प्रदान करने और टीम को सुधार की ओर प्रेरित करने की महत्वता पर जोर देते हैं। और तकनीकी प्रतिक्रिया की बात करते हुए वासर कार्लोस साइंस का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें साइंस की संचार में परिपक्वता और तकनीकी विश्लेषण की क्षमता की प्रशंसा करते हैं। हाँ, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया है: ड्राइवर की अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने की क्षमता और उस विश्लेषण को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता। इस मामले में वासर को लगता है कि साइंस एक उत्कृष्ट समझौता है। उनमें परिपक्वता, तकनीकी दृष्टिकोण और संचार कौशलों का सही संतुलन है। वासर अपने ड्राइवरों के साथ संविदाओं पर चर्चा करने के लिए कोई जल्दी नहीं कर रहे लगते हैं। उनका मुख्य ध्यान टीम के पैकेज को विकसित करने और टीम की संरचना को मजबूत करने पर है। यह दिलचस्प है। हालांकि क्या टीमों के लिए संविदाओं को जल्दी से नवीनीकृत करना या अपने ड्राइवरों के साथ भविष्य के योजनाओं पर चर्चा करना सामान्य नहीं होता है? हाँ, यह काफी सामान्य है। हालांकि वासर इस बात पर जोर देते हैं कि उनके ड्राइवरों के पास अभी भी काफी लंबी संविदा अवधि बची है। उन्हें आत्मविश्वास है और वे उसे समय पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। चलो देखते हैं कि यह कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। मोन्जा अगला है। ये फेरारी का घरेलू रेस है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वासर इसे सरल बनाए रखते हैं। उनका काम है कि वह मोन्जा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करें। स्पष्ट है कि टिफोसी पूरी ताकत से मौजूद होंगे, अपनी टीम का समर्थन करते हुए महाकुश्ती को लाल रंग में बदल देंगे। हमेशा यह एक विशेष रेस होती है ना? माहौल, जोश। यहाँ एक रोमांचक रेस वीकेंड की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सही। मोन्जा कभी निराश नहीं करता। यह वास्तव में एक रोमांचक वीकेंड होने वाला है। वासर सबको धरती पर बनाए रखने और मोन्जा के चारों ओर हमेशा मौजूदा भावनात्मक माहौल के बावजूद सबको ध्यान केंद्रित रखने के लिए अपनी सर्वोच्च प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने उच्च भावनाओं को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि शांत रहने और इसे चैंपियनशिप का हिस्सा मानने की आवश्यकता को जोर देने की जरूरत है। लेकिन क्या दरअसल दर्शकों की भावनाओं, माहौल की वजह से उन्हें एक एज नहीं मिलेगा? हे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने यह सवाल पूछा है। यह उससे पूछने के समान है कि क्या एक फुटबॉल टीम अपने फैंस के कारण घर पर बेहतर खेलती है। हे, हमारे पास ऐसे सुनने वाले भी हो सकते हैं जो फॉर्मूला 1 में नए हों। ये एक वैध सवाल है। हाँ, मैं समझता हूं आप सही हैं, लेकिन क्या हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले हमें सामान्य बातें कह रहे हैं समझकर चैनल बदल दें? कुछ लोगों के लिए यह स्पष्ट हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद यह दूसरों के लिए रोचक हो सकता है। इसके अलावा हमारे नए सुनने वालों के लिए बातें स्पष्ट करना हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब देते हुए, हाँ, माहौल टीम को एक बढ़ोतरी दे सकता है, लेकिन जैसा कि वासर कहते हैं, महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान केंद्रित रहें और भावनाओं को आपको घेरने न दें।
आगे देखते हुए वासर ने अपने लक्ष्यों को बचे हुए वर्ष तक साझा किया है। ऐसा लगता है कि वे अपनी मौजूदा कार का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जानते हुए कि पैकेज में सुधार अगले साल तक इंतजार करना होगा। तो यह सिर्फ सर्वश्रेष्ठ कार होने के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसकी क्षमता को अधिकतम बनाने के बारे में भी है। क्या यही मुख्य बात है जॉर्ज? बिल्कुल, विलियम टर्नर। उन्होंने 2 मुख्य मापदंडों को बताया है जिन पर व्यापार आधारित है: सर्वश्रेष्ठ कार होना और उसे सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग करना। उन्होंने स्वीकार किया है कि वर्तमान में वे दोनों पहलुओं में अग्रणी नहीं हैं, लेकिन सुधार के लिए बहुत सारी संभावनाएं देख रहे हैं। दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि यह बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। वास्तव में विलियम टर्नर। और जब पूछा जाता है कि हम फ्रेड वासर की फेरारी को कब मूल्यांकन कर सकते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि वासर एक ऐसी स्थिति में है जो उन्हें विरासत में मिली है। वे वर्तमान कार्य पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव नहीं डाल सके क्योंकि वे फेरारी में बहुत देर से पहुंचे, लेकिन उनका ध्यान अब उनके पास जो है उसे सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग करने और भविष्य की तैयारी करने पर है। वासर स्पष्ट कर देते हैं कि वे जिम्मेदारी को दूसरों पर ढकेलने वाले नहीं हैं। वे जिम्मेदार हैं और वह जिम्मेदारी लेने के लिए तत्पर हैं। यह बहाने ढूंढने के बारे में नहीं है, यह बेहतर काम करने और उसे प्राप्त होने वाले परिणामों के बारे में है जो योग्य हैं। यह काफी प्रशंसनीय है। हालांकि ध्यान देने योग्य है कि वासर सुधारों का उल्लेख करते हैं, न कि विशिष्ट लक्ष्यों का। क्या किसी भी टीम के लिए स्पष्ट परिभाषित लक्ष्य होना आवश्यक नहीं होता है? आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि वासर के लिए अग्रणी गति, निरंतर सुधार करना और बेहतर काम करना अधिक महत्वपूर्ण है। यह विशेष स्थान पर स्थान रखने के बारे में नहीं है, बल्कि पिछले साल से बेहतर होने के बारे में है। मैं समझता हूं। हालांकि खेल में क्या सफलता अक्सर खिताबों और ट्रॉफियों में मापी जाती है? क्या किसी विशेष लक्ष्य को स्थापित करना कुछ हद तक अपरंपरागत नहीं माना जाएगा? खेल में खिताब और ट्रॉफी तो महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन यह हमेशा सबका सब कुछ नहीं होता है। सुधार और प्रगति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यह यात्रा के बारे में है, बस गंतव्य के बारे में नहीं। हाँ, यह एक विचारधारा है जिसे विचार करना चाहिए। जब तक यह उनके लिए काम कर रहा है और वे प्रगति कर रहे हैं, यही वास्तविक महत्वपूर्ण है, क्या नहीं? वास्तव में मुझे पूरी तरह से प्रभावित नहीं किया गया है, लेकिन आपने कुछ मजबूत तर्क पेश किए हैं। मैं इसे विचार करने के लिए विचारशील होना होगा। और यही इन चर्चाओं की सुंदरता है। हमें हमेशा सहमत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन विभिन्न दृष्टिकोणों को विचार करना महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल सही हैं। यह वाकई सोचने के लिए आदर्श है। वासर ऊंची लक्ष्यों की ओर देख रहे हैं। वे स्वीकार करते हैं कि वर्स्टापेन वर्तमान में तेज हैं, लेकिन उन्हें यह विश्वास है कि कुछ सुधार के साथ वे इस साल किसी रेस को जीत सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें टीम की क्षमताओं पर मजबूत विश्वास है। हाँ, उन्हें यह विश्वास है। और जब उनसे पूछा गया कि वह फेरारी को पैक के सामने लाने पर मान की कौन सी गर्व महसूस करेंगे, तो उन्होंने इसे अपने करियर की सबसे महान उपलब्धि बताने से इनकार नहीं किया। यह एक साहसिक दावा है, लेकिन जो उनकी प्रतिबद्धता और टीम के प्रति समर्पण को दिखाता है। बिल्कुल। और उनकी अंतिम टिप्पणी जहां उन्होंने कहा है कि वे भाग्य पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यह स्वीकार किया है कि यह मदद कर सकता है, वह काफी रोचक है, क्या नहीं? यह वास्तव में रोचक है विलियम। यह दिखाता है कि मोटरस्पोर्ट में सफलता सिर्फ भाग्य पर निर्भर नहीं होती है। यह सही रणनीति, सही फैसले और सही कार्यान्वयन के बारे में होती है। लेकिन थोड़ा भाग्य वाकई एक स्वागतित बोनस हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही है जॉर्ज। वासर की ऐसी स्पष्टता और समर्पण देखना ताजगी भरा है। एफिएंट के लिए जज्बा के एक और एपिसोड पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। हम आपके समय के लिए कृतज्ञ हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी वासर के योजनाओं पर चर्चा पसंद आई होगी। हम आपको हमारे साथ जुड़ने, सदस्यता लेने और अधिसूचनाएं चालू करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आप कुछ न छूटें। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करना और हमारे पॉडकास्ट के बारे में बात करके हमें मदद मिलती है, जिससे हम ये बातचीत और फॉर्मूला 1 प्रेमियों के बीच ले सकते हैं। और एंजो, हम सोचते हैं कि आप खासकर इस एपिसोड को पसंद करेंगे। बिल्कुल जॉर्ज, कितना मजेदार राइड रहा है यह। और अगर आपको लगता है कि यह रोमांचकारी था, तो बस इंतजार कीजिए जब तक आप देखें कि हमारे पास क्या है। लेकिन कोई स्पॉइलर नहीं, आपको जानने के लिए ट्यून रहना होगा। मैं खुद भी इसे और अच्छी तरह से नहीं कह सकता था विलियम। हमें खुशी है कि आप सभी हमारे साथ इस यात्रा पर हैं और अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। याद रखें,
धीमे धीमे चलें, सड़क पर अपनी नजर रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोना है। अगली बार तक अब के लिए अलविदा।